नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका भारत का इतिहास वैकल्पिक प्रश्नोत्तरी श्रृंखला। तो आज होगा आपका भाग 2। तो इसमें एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे संबंधित जो आपके कुछ फैक्ट्स होंगे उन पर भी चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन है कि भारत के प्रारंभिक मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में हिरण्यगर्भ शब्द निम्न से किससे संबंधित था। अच्छा, हिरण्य का मतलब होता है सोना, सोना, गोल्ड। और ये होता था एक प्रकार का अनुष्ठान जो ब्राह्मणों की सहायता से किया जाता था। और कहा जाता था जब कोई शासक किसी राज्य को जीतता है तो वो पुनः क्षत्रिय धर्म में क्या करता है, प्रवेश करता है। और हिरण्यगर्भ ये जो अनुष्ठान हमें देखने को मिलता है, ये खासकर देखने को मिलता है राष्ट्रकूटों के समय, जो राष्ट्रकूट शासक रहते हैं। तो आज इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे आपका। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो हिरण्यगर्भ देख लीजिए। तो हिरण्यगर्भ का मतलब होता है सुनहरा गर्भ। और अगर इसकी बात करें तो ये भगवान विष्णु से संबंधित है। और इसका एक और मतलब निकल के आता है आपका सुनहरा बर्तन कुंड। अगर बात की जाए तो राष्ट्रकूट जो शासक थे, खासकर जो राष्ट्रकूट शासक जो बोला जाता है जिन्होंने नींव रखी थी राष्ट्रकूट वंश की, दंती दुर्ग, उनके द्वारा ये करवाया गया था जब उन्होंने चालुक्य शासक थे कीर्तिवर्मन, उनको हराया था। ये जो बोल सकते हैं आपके राष्ट्रकूट शासक थे, ये चालुक्यों के अधीन आपके क्या थे, इनके सामंत थे। और जैसे कोई क्या आता है आपका, बोल सकते हैं कमज़ोर शासक आता है तो उसको हटाकर आप क्या कर सकते हैं, अपने राज्य की स्थापना कर दी जाती थी। ये मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत में ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है। तो 8वीं शताब्दी के आसपास की बात है कि राष्ट्रकूट जो प्रमुख रहते हैं दंती दुर्ग, वो चालुक्य जो अधिपति रहते हैं कीर्तिवर्मन को, तो उनको हटा देते और एक हिरण्यगर्भ नाम का क्या कराते हैं, जैसे स्वर्णगर्भ भी बोला जाता है, एक अनुष्ठान करवाते हैं। ये हमेशा याद रखिए ब्राह्मणों की मदद से किया जाता था। और यह माना जाता था कि बलिदान करने वाले का क्या होता है, क्षत्रिय के रूप में क्या होता है, पुनर्जन्म होता है, भले ही वह जन्म से एक ना हो, मतलब वो चाहे क्षत्रिय ना हो। राष्ट्रकूट वंश की अगर बात करें तो लगभग 755 से लेकर 975 ईस्वी तक भारत का जो दक्कन क्षेत्र है वहाँ पर इसने क्या किया, शासन किया है। और ज़्यादातर जो राष्ट्रकूट शासक थे शिक्षा और कला के प्रति समर्पित रहे। इनमें से एक शासक आते हैं कृष्ण प्रथम। शासन था इनका 1756 से लेकर 1773 तक। और इन्होंने एलोरा जो केव्स है, एलोरा की गुफाएं हैं, वहाँ पे कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ये एक रॉक कट केव है, मतलब इसका निर्माण पत्थर को काट कर हुआ है। अच्छा, 1983 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। एक अन्य शासक आते हैं अमोघवर्ष प्रथम। ये महान शासकों में से एक है। 814 से लेकर 878 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। और इन्होंने एक बोल सकते हैं लेखन लिखा है, कविराज मार्ग, जो माना जाता है कि कन्नड़ भाषा कर्नाटक में बोली जाती है, ये आपने याद रखना है। और भारत की एक बोल सकते हैं आपकी सांस्कृतिक या क्लासिकल लैंग्वेजेस में से एक है कन्नड़। अच्छा, राष्ट्रकूट वंश की अगर बात करें तो लगभग 753 से 973 ईस्वी तक आपको इसका जिक्र देखने को मिलता है। अगर बात करें तो ये मूल निवासी थे लातूर जिले के, जो बीदर माना गया। और बाद में जाके एलिचपुर, जो वर्तमान बरार है क्षेत्र, वहाँ पर इस वंश की स्थापना होती है। तो राष्ट्रकूट वंश जो बसाया गया था वो पहले क्या था कि बादामी के जो चालुक्य थे, वातापी, बादामी का दूसरा नाम है वातापी। और वातापी क्षेत्र आता है आपका कर्नाटक की तरफ आता है। तो उनके चालुक्यों के क्या थे, सामंत थे। चालुक्य की कई शाखा थी आपके, गुजरात के चालुक्य थे आपके, गुजरात के चालुक्य रहे आपके। एक आपके वेंगी के चालुक्य हैं। वेंगी के चालुक्य ये आपके आंध्र प्रदेश की तरफ थे। इन्हें ईस्ट चालुक्य भी कहा जाता है, पूर्वी चालुक्य, ये आपने याद रखना है। अच्छा, एलोरा और एलिफेंटा केव्स की अगर बात करें तो चाहे एलोरा की बात करें उसी के साथ एलिफेंटा केव्स की बात करें, दोनों महाराष्ट्र में। और दोनों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के समय हुआ था। एलोरा और एलिफेंटा लगभग 34 गुफाएं, इनमें से 1 से लेकर 12 तक बौद्ध धर्म की गुफाएं। तो लगभग 12 गुफाएं जो आपको देखने मिलती बौद्ध धर्म की है। और 10वीं गुफा जो है विश्वकर्मा गुफा के नाम से जानी जाती है, जो बौद्ध धर्म में सबसे प्रसिद्ध है। 13 से 29 तक जो गुफाएं देखने को मिलती है हिंदू धर्म की है। और जो 15वीं गुफा है विष्णु के नरसिंह रूप में देखने को मिलती है। जो कैलाशनाथ मंदिर है ये शायद से 16वें नंबर की गुफा है आपकी हिंदुओं में, 16वें नंबर की गुफा है कैलाशनाथ, जो कृष्ण प्रथम ने बनाई थी। और 30 से लेकर 34 तक जैन धर्म की गुफाएं आती है। तो इस तरीके से देखा जाएगा तो 34 मिला के टोटल क्या गुफाएं, जिनमें से 17 तो हिंदू धर्म को समर्पित है, 12 आपका बोल सकते हैं बौद्ध धर्म को, और 5 आपकी जैन धर्म को समर्पित है। राष्ट्रकूट जो शासक थे वो शैव धर्म, वैष्णव धर्म के साथ साथ जैन धर्म को भी फॉलो किया करते थे। और जो मुसलमान व्यापारी थे उनको इन्होंने व्यापार और धर्म प्रचार की भी क्या दे रखी थी, अपने राज्य में अनुमति दे रखी थी। अच्छा, अगर इनकी फैमिली ट्री की बात करें कि परिवार किस तरीके से था,
तो सबसे पहला शासक जो था वो दंती दुर्ग था, संस्थापक था। फिर उसके चाचा कृष्ण प्रथम, जिनका नाम आता है कैलाशनाथ मंदिर से जुड़ता है, वो शासक बने। उसके बाद उनका पुत्र गोविंद तृतीय, फिर भाई ध्रुव धारावर्ष ये बना, फिर उनका पुत्र गोविंद तृतीय, फिर पुत्र अमोघ वर्ष प्रथम जो महान शासक हुए इस वंश के। उसके बाद उनका पुत्र कृष्ण द्वितीय बनता है, फिर इंद्र तृतीय, और फिर उनका पोता बनता है जिसका नाम रहता है अमोघ वर्ष द्वितीय। उसके बाद उनका भाई गोविंद चतुर्थ, उसके बाद उनका पोता अमोघ वर्ष द्वितीय का पोता रहता है अमोघ वर्ष तृतीय, उनका पुत्र रहता है कृष्ण द्वितीय, और ये दोनों भाई रहते हैं कौटिक अमोघ वर्ष चतुर्थ और कृष्ण तृतीय, दोनों भाई रहते हैं। और अंतिम शासक जो देखने में मिलता हुआ है कर्क द्वितीय। तो बात करते हैं सबसे पहले संस्थापक की। तो संस्थापक है राष्ट्रकूट वंश के, कई बार पेपर में पूछा जाता है। तो दंती दुर्ग 735 से 756 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। चालुक्य शासक जो थे कीर्तिवर्मन को पराजित कर राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना करते हैं और राजधानी अपनी बनाते हैं मान्यखेत, जिसको मालखेड़ या सोलापुर कहा जाता है आज के टाइम पे। हिरण्यगर्भ नाम का क्या कराते हैं, यज्ञ करवाते हैं, जिसके बारे में बात हुई थी शुरुआत में जो क्वेश्चन बना था। उसके बाद एक महान शासक आते हैं दंतीवर्मन के, जो चाचा रहते हैं, याद रखना पुत्र नहीं थे, चाचा थे कृष्ण प्रथम। तो इनके बोल सकते हैं दंतीवर्मन के बाद जो कहा जा सकता है शासन व्यवस्था आती है इनकी, इन्हीं के हाथ में आती है। और ये वातापी के जो बादामी के चालुक्य रहते हैं कर्नाटक की तरफ, उनका पूर्णतः दमन करते हैं। इसके अलावा वेंगी के जो चालुक्य, जिन्हें पूर्वी चालुक्य कहा जाता है, तथा मैसूर के गंगवंश को भी अपनी अधीनता स्वीकार करने पर बाध्य करते हैं। एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर है उसकी स्थापना भी यही करवाते हैं। उसके बाद गोविंद द्वितीय आते हैं। गोविंद द्वितीय कृष्ण प्रथम के थे पुत्र थे, और इन्होंने भी क्या किया था कि वेंगी पर आक्रमण किया था। वेंगी चालुक्य जो शासक थे, और राजा विष्णुवर्धन चतुर्थ को हरा दिया था। पर एक अयोग्य शासक थे, क्योंकि भोग विलास में ज़्यादा क्या रहते व्यस्त रहते थे। इसी कारण से क्या होता है कि इनका भाई रहता है ध्रुव धारावर्ष, वो क्या करता है इन्हें हटाकर खुद सिंहासन पर बैठ जाता है। अच्छा, ध्रुव धारावर्ष की अगर बात करें तो महान शासकों में से एक थे। उत्तरापद जिसे बोलते हैं कि उत्तर की तरफ विंध्य रेंज जो आपके देखने में मिलती है, विंध्य और सतपुड़ा, तो जो विंध्य रेंज देखने को मिलती है, कहा जाता है कि उससे पहले उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच की सीमा कहा जाता था। तो अगर आप विंध्य के पार चले जाएं उत्तर की तरफ, तो इसे उत्तरापद की तरफ आपका कूच बोला जाता था। तो उत्तरापद की तरफ विजय अभियान चलाया था, मतलब जीते थे वहाँ पे। खासकर जो गंगा यमुना के जो दोआब क्षेत्र था, जिसमें आपका कन्नौज क्षेत्र आता है, उत्तर प्रदेश में कन्नौज है, तो उस तरफ भी ये क्या करते शासन व्यवस्था फैलाते। अच्छा, ध्रुव की अगर बात करें तो ध्रुव के समय क्या होता है, कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष चलता है, टाइपोटाइट स्ट्रगल चलता है तीन राज्यों के बीच में। एक रहते हैं आपके राष्ट्रकूट, एक रहते हैं आपके गुर्जर प्रतिहार, और एक रहता है आपका पाल वंश। तो पाल वंश रहता है बंगाल का, गुर्जर प्रतिहार आपके मेनली राजस्थान की तरफ रहते हैं, राष्ट्रकूट आपके मुख्यतः कर्नाटक महाराष्ट्र की तरफ रहते हैं। तो ध्रुव क्या करते हैं कि कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेते हैं, और प्रतिहार शासक गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को झांसी के निकट तथा पाल नरेश धर्मपाल को गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के पास क्या करते हैं, पराजित करते हैं, और धारावर्ष के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। उसके बाद गोविंद तृतीय आते हैं। तो अपने पिता ध्रुव की मृत्यु के बाद ये शासक बनते हैं। सज्जन ताम्रपत्र में लिखा गया है कि जो इनके पिता थे उसी की तरह इन्होंने भी क्या चलाया था, उत्तरापद में विजय अभियान चलाया था। मतलब ट्राइपाटाइट स्ट्रगल जो था त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज का, उसमें भी ये भाग लेते हैं। इसके अलावा मालवा, कौशल, कलिंग राजवंश के शासकों को पराजित करते हैं। दक्षिण भारत में पल्लव, पांड्य, गंगवंश को भी ये हरा देते हैं, और उनसे संधि क्या करते हैं, संधि करके संघों को भी क्या करते हैं, ध्वस्त करते हैं। अच्छा, त्रिपक्षीय संघर्ष में भी इन्होंने भाग लिया था, क्योंकि उत्तरापद का बोला जाता है, जब कभी उत्तरापद विजय की बात आती है, खासकर राष्ट्रकूटों के बारे में, तो ये आपने याद रखना है कि त्रिकोणीय संघर्ष चलेगा आपका, त्रिपक्षीय संघर्ष बोलते हैं। लगभग 200 साल तक ये चला था। अंतिम रूप से जो विजय हुए थे इस कन्नौज के त्रिदलीय संघर्ष में, गुर्जर प्रतिहार होते हैं, पर इसका कुछ बोल सकते हैं कुछ बेहतर रिजल्ट निकल के नहीं आता। तो पाल शासक धर्मपाल को हराते हैं, और प्रतिहार शासक नागभट्ट को ये पराजित करते हैं। फिर आते महान शासक अमोघ वर्ष प्रथम। अमोघ वर्ष की बात करें तो सबसे महान प्रतापी शासक माने जाते हैं। इनके गुरु का नाम था गुरु जैन आचार्य जिनसेन, मतलब इन्होंने क्या किया था, जैन धर्म अपना लिया था। इसके अलावा अगर बात की जाएगी तो राष्ट्रकूट शासकों में अगर इनकी बात की जाए तो महान विद्वान रहे, और इन्होंने एक काव्य ग्रंथ लिखा है जो पेपर में कई बार पूछा जाता है, कविराज मार्ग, और इन्होंने ये लिखा है कन्नड़ में, और कन्नड़ में प्राप्त यह पहला काव्य ग्रंथ है आपका, ये आपने याद रखना है। अच्छा, कला और साहित्य के हिसाब से बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे आपके गुप्त वंश के शासक, उनसे इनकी तुलना होती है। इसके अलावा अगर बात करें तो आदि पुराण के रचयिता जिनसेन, अमोघ वृत्ति के रचयिता सत्तायन तथा गणित सार के संग्रह के रचयिता महावीर आचार्य इन्हीं के दरबार में थे। कहा जाता है तुंगभद्रा नदी जिसके नीचे आपका विजयनगर साम्राज्य बसा हुआ था, वहीं पर उन्होंने क्या की थी, जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत कर दिया था। अमोघ वर्ष प्रथम के बाद आते हैं कौन, उनके बेटे कृष्ण द्वितीय, एक कमजोर शासक रहते हैं,
और ज़्यादातर समय इनका चालुक्यों के साथ संघर्ष में बीत जाता है। इंद्र तृतीय आते हैं, कृष्ण द्वितीय के पौत्र रहते हैं और ये भी त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लेते हैं। प्रतिहार शासक महिपाल को पराजित करते तथा कन्नौज को लूटते 915 ईस्वी में। इंद्र तृतीय की अगर बात करें तो इन्हीं के समय एक अरब यात्री आता है अल मसूदी, और अल मसूदी के अनुसार जो आपके इंद्र तृतीय थे वो भारत के सर्वश्रेष्ठ शासक थे उस समय के। फिर नाम आता है अमोघ वर्ष द्वितीय का, और ये अमोघ वर्ष प्रथम के थे, बेटे थे, और इनका भाई था गोविंद चतुर्थ जो इनके बाद शासक बनता है, ये आपने याद रखना है। तो आगे चलते हैं तो गोविंद चतुर्थ के बाद आते हैं अमोघ वर्ष द्वितीय तृतीय, और फिर आगे चलते हैं तो कृष्ण तृतीय आते हैं, ये भी एक महान शासक थे, अकाल वर्ष की उपाधि ये धारण करते हैं। चौल, अच्छा एक और चीज़ आपने याद है, कांची और तंजौर के सफल अभियान ये चलाते हैं आपके, और फिर उपाधि लेते हैं किसके, तंजयम कौंड की। अच्छा, कृष्ण तृतीय ने चौल वंश के शासक थे परांतक प्रथम को पराजित करते हैं, और रामेश्वरम जो आपका तमिलनाडु में, वहाँ पे एक मंदिर और विजय स्तंभ की स्थापना करवाते हैं। शांति पुराण की जो रचयिता था पौन, ये कृष्ण तृतीय के दरबार में ही थे, ये आपने याद रखना है। उसके बाद कौटिक अमोघ वर्ष चतुर्थ आते हैं, ये भाई भाई थे, बस हो सकता है इनकी माताएं भिन्न रही, और अंतिम शासक आता है आपका कर्क द्वितीय, तो ये केवल 18 महीने तक शासक रहते हैं। उसके बाद जो आपके बोल सकते हैं तैलभ द्वितीय रहते हैं चालुक्य शासक, वो क्या करते हैं, कर्क द्वितीय को पराजित करके कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव रखते हैं। कहाँ पर, आपका मान्यखेत की तरफ, या जहाँ पर आपका राष्ट्रकूट वंश रहता है। तो मैं बता देता हूँ आपने किस किस के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। एक तो आपने पढ़ना है किसके बारे में, दंतिदुर्ग, ये संस्थापक है। दूसरा आपने कृष्ण प्रथम का नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि इन्होंने क्या किया था, कैलाशनाथ मंदिर बनाया था, ये ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद आपने जो नाम याद रखना है वो ध्रुवधारा वर्ष का नाम याद रखना है, क्योंकि इन्हीं के समय क्या होता है, कन्नौज का त्रिदलीय संघर्ष आपका स्टेबलाइज हो जाता है, मतलब युद्ध स्टार्ट हो जाता है कन्नौज के लिए, लगभग 200 साल तक चलता है। उसके बाद एक महान शासक आते हैं अमोघ वर्ष प्रथम, इनका नाम इसलिए याद रखना है कि कन्नड़ में लिखी गई जो पहली काव्य ग्रंथ था वो कवि राजमार्ग इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद जो आपने नाम याद रखना है वो नाम आपने याद रखना है कृष्ण तृतीय का, थोड़ा सा आपने ये थोड़ा दिमाग में रखना, कृष्ण तृतीय का नाम याद रखिए, और एक अंतिम जो शासक होता है कर्क द्वितीय, ठीक है ना, तो ये आपने याद रखना है। तो चालुक्य शासक जो तैलभ द्वितीय, इनको हराकर, कर्क को हराकर कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव रखते हैं। तो मैं बता देता हूँ, यह आपका राष्ट्रकूट वंश जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑरेंज कलर में, यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर एक कन्नौज जिसके लिए आपका क्या चलता है, त्रिदलीय संघर्ष चलता है। मैंने बताया था राष्ट्रकूटों के बीच, गुर्जर प्रतिहार शासकों के बीच, और पाल वंश के बीच में। पाल वंश आपका इस तरफ था, अगर देखा जाए तो पाल वंश आपका ज़्यादातर देखने को मिलता है इस तरफ, और गुर्जर प्रतिहार वंश इस तरफ देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर देखने को मिलता है गुर्जर प्रतिहार वंश यहाँ पर था, राष्ट्रकूट यहाँ पर थे, वेंगी के चालुक्य जिन्हें पूर्वी चालुक्य कहा जाता है यहाँ पर थे, गुजरात के चालुक्य यहाँ पर थे, और राष्ट्रकूट शासकों को हराने के बाद यहीं पर आपकी किसकी स्थापना होती है, कल्याणी के चालुक्यों की स्थापना होती है। नीचे की तरफ आपके पल्लव थे, गंगवंश भी आपका नीचे की तरफ था, यहाँ पर आपका लिखा हुआ, अगर ध्यान से देखें यहाँ पे पल्लव लिखा हुआ है, यहाँ पे गंगवंश है, तो इन सबको हराया था इन्होंने। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, ये गुरीद डायनेस्टी है जहाँ पे मोहम्मद गौरी का जो चलता है, गुरीद वंश, मोहम्मद गौरी ने यहाँ तक शासन फैला दिया था। यादव डायनेस्टी का नाम आता है आपका, सैन डायनेस्टी का नाम आता है आपका, पाल डायनेस्टी के बाद सैन डायनेस्टी यहाँ पे देखने को मिलती है आपकी। अच्छा ये आपका कैलाशनाथ मंदिर एलोरा में, और एलोरा चाहे अजंता, अगर अजंता एलोरा दोनों की बात की जाए तो दोनों ही आपका महाराष्ट्र में औरंगाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है उसके 100 किलोमीटर के रेंज में, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और ये पड़ता आपका सह्याद्री रेंज में, जैसे पश्चिम घाट बोलते हैं, वहाँ पर आपका ये दोनों गुफा श्रृंखला ये देखने को मिलती है। तो ये आपका कैलाशनाथ मंदिर है, रॉकेट है, मतलब पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। अच्छा ये आपका अजंता है, ये आपका अजंता है, और अजंता कहा जाता है कि अजंता में 29 गुफाएं टोटल, और सारी 29 की 29 सारी की सारी कैसी हैं, सारी की सारी बुद्धिस्ट है। जैसे मैंने बताया था ना, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एलोरा की बात की जाए तो एलोरा में क्या है कि आपकी 17 कैसी हिंदू है, और 12 कैसी आपकी बुद्धिस्ट है, और 5 आपकी कैसी जैन वाली, तो टोटल मिला के ये कितनी हो जाती है आपकी 34। तो यहाँ पे 34 गुफाएं पर मिक्स है, हिंदू बुद्धिस्ट और जैन तीनों है, पर जबकि यहाँ पर 29 की 29 गुफाएं कैसी बुद्धिस्ट है। ये भी सह्याद्री रेंज के आसपास पड़ता है, रॉकेटी है आपका ये भी। अच्छा दोनों को याद रखना, 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया अजंता एलोरा दोनों केव्स को। अच्छा एलोरा की एक और बात बता देता हूँ, एलोरा का जो आपका कैलाशनाथ मंदिर है, एलोरा गुफा है, ये आपको 20 रुपए के नोट पे देखने में मिलती है। तो ये था आपका आज का वीडियो, होप कि आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ फिर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट फिर एक क्वेश्चन के साथ आएंगे, हम उतरेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने राष्ट्रकूट शासकों की बात कर दी है। जैसे जैसे क्वेश्चन आपके आगे बढ़ते रहेंगे, मैं किसी न किसी बोल सकते हैं आपके साम्राज्य के बारे में या
वो क्वेश्चन जिससे भी संबंधित होगा उसके बारे में थोड़ा डिटेल एनालिसिस करते हुए चलेंगे। तो होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पे अगर आप हैं तो इसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हम हैं, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर भी हम हैं, वहाँ पर भी आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।